बेटा बोलो, समझ नहीं आया मुझे। हेलो। कोई कुछ बोल रही थी क्या? सर। जी सर। हाँ। जी हाँ। ये डीजनरेशन ऑफ बोन्स इसी वजह से होता है, ओस्टियोब्लास्ट की कमी की वजह से। नहीं, ये सेल्स हैं बॉडी में, मतलब बोन्स में। और ये सेल्स इनको रेगुलरली मतलब फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन के लिए अपना वर्क करती रहती हैं। हम्म। एक तो इन सेल्स की वजह से, और दूसरा, अब जो बोन को कैल्शियम लेना है, और कैल्शियम ब्लड में रिक्वायर्ड मतलब उतना लेवल है नहीं, तो उस वजह से भी। और ये जो एक्टिविटी है इन सेल्स की, ये डिफरेंट हार्मोन्स या और डिफरेंट बायोकेमिकल्स की वजह से इनकी एक्टिविटी हैम्पर होती है, चेंज होती है। तो एक्टिविटी अगर ओस्टियोक्लास्ट की ज़्यादा है या ओस्टियोब्लास्ट की ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन में एक्टिविटी आएगी। ओके सर, थैंक यू। सर एक चीज और, जैसे ही एज बढ़ती जाती है, हाँ जी। मान के चलते हैं 40+ या 50, जी। तो कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे पैर आने से ही हड्डी जो है वो टूट जाती है, हाँ हाँ हाँ। एज के डीजनरेशन साथ की वजह साथ से। जी। अपने बहुत से जो हॉर्मोन्स हैं और डिफरेंट बायोकेमिकल्स पर्टिकुलरली, देखो इतनी लेट तक ज्वाइन कर रहे हैं। एज के साथ अपने इन एक तो सेल्स की वैसे भी देखो, कोई भी चीज थोड़ा कमजोर होती है। कमजोर हम्म। होने का मतलब उसका वियर एंड टीयर इंक्रीज होता है। दूसरे, अगर हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं रखते हैं, तो अपनी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उनके जो बायोकेमिकल एक्टिविटी है वो चेंज होती है। उन हॉर्मोन्स की, डिफरेंट बायोकेमिकल्स की एक्टिविटी एंड देयर लेवल, वो इन सेल्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो उस एज के साथ साथ ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे विटामिन डी, और अपने एक हार्मोन, में अभी नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, ये दोनों तीनों मिलके कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं ब्लड में। कैल्शियम का लेवल ब्लड में रेगुलेट होता है हमेशा। ब्लड में रेगुलेशन होने का मतलब क्या है? अगर ब्लड में लेवल कम है तो वो बोन से निकाल के ब्लड में डाल देंगे। ब्लड में लेवल मेंटेन चाहिए अपने को। अगर हम इनटेक कैल्शियम की नहीं करेंगे तो कैल्शियम ब्लड उसे बोन से निकलता रहेगा। उन्होंने बॉडी ट्राई करेगी ब्लड के लेवल को मेंटेन करने के लिए, बोन के लेवल को मेंटेन करने की ट्राई नहीं करती है। ब्लड के लेवल को मेंटेन करने की ट्राई करती है, क्योंकि होम्योस्टेसिस वहां से बनना है। तो वो जो डिफरेंट जगह पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करती है बॉडी। जब ब्लड में मेंटेन करने की कोशिश करेगी तो मेजर सोर्स कौन सा है? बोन्स। वो बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालती जाएगी, और ऐसे ऐसे करके बोन्स कमजोर होती जाती हैं। और टाइम के साथ ये जो भी डिफरेंट रेगुलेटिंग फैक्टर्स हैं कैल्शियम के लिए, वो अगर हम मतलब मेंटेन नहीं रखते हैं, बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं जा रहा, कैल्शियम बोन की तरफ नहीं जाता है, तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से बोन्स कमजोर होना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसलिए लेटर एज में अपनी बोन्स इतनी वीक होती हैं कि छोटे से जर्क्स के साथ भी फ्रैक्चर आ जाता है। तो सर एज ही फैक्टर है या फिर डाइट भी है? क्योंकि अगर मान लो एज ज्यादा है किसी की और नहीं नहीं, डाइट सिर्फ या फिर नहीं, बाकी अदर फैक्टर्स। बट सिर्फ एज फैक्टर नहीं बताया मैंने। एज के साथ लाइफ स्टाइल, डाइट, डाइट मतलब जो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कैल्शियम का मेजर रोल है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का। वही कह रहा हूँ, जी। अगर हम मान लो मिल्क नहीं लेंगे, पनीर नहीं लेंगे, डिफरेंट कैल्शियम सोर्सेज वाले जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी डाइट में नहीं है वो फूड, तो हम्म। ऑब्वियसली बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा। और कैल्शियम हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड है बॉडी के अंदर। उस कैल्शियम को पूरा करने के लिए
बॉडी बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाल देगी, तो बोन्स में कैल्शियम कम होता गया ना, तो जी बोन्स जी। में कैल्शियम कम होता गया तो कंटिन्यूअसली हमारी बोन्स कमजोर होती चली गई। जितना ज्यादा कैल्शियम वहां से निकलता चला जाएगा कमजोर होती जाएंगी। तो एज के साथ साथ ही हो रहा है, क्योंकि पहले जब हम यंग एज में होते हैं या चाइल्डहुड में होते हैं, उस टाइम पे एक तो ऑटोमेटिकली हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है हमारा मुड़ना तोड़ना और डिफरेंट जो भी पोस्चर होते हैं, उन सब की वजह से इन सेल्स की एक्टिविटी, डिफरेंट हॉर्मोन्स का लेवल या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का लेवल वो मेंटेन्ड रहता है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो हम ना तो न्यूट्रिएंट्स का लेवल मेंटेन करते हैं, ना हमारी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल मेंटेन करते हैं, ना डाइट के अंदर वो जो रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं उनका लेवल मेंटेन करते हैं, इसलिए वो डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तभी ओके। तो कहते हैं लाइफ स्टाइल मेजर है। लाइफ स्टाइल में हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी योगा से है, फिजिकल एक्टिविटी अपने गेम से है, जिम से है, रनिंग से है, डिफरेंट जो जो भी है, वो फिजिकल एक्टिविटी अगर मेंटेन रखें तो एज के साथ ये डिफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स या बोन्स नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। मतलब एज ओनली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है। एजिंग तो हम डिफरेंट रीजन्स की वजह से आती है। मतलब जो उम्र और एजिंग, एजिंग का मतलब ये नहीं है कि वे ज़्यादा साल के हो गए। एजिंग का मतलब ये है कि हमने वो चीज़ें मेंटेन्ड नहीं रखी और हम उस जो ग्रेस है उसको मेंटेन नहीं रख रहे हैं। चाहे वो ग्रेस अपनी इमेज की है, चाहे ग्रेस आपके फेस के ऊपर जो ग्रेस है, बॉडी के ऊपर ग्रेस है, पोस्चर पे जो ग्रेस है, या डिफरेंट आपके जो केमिकल्स हैं, डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं, उन सब के लेवल को जो मेंटेन करने के लिए है, उन सब चीजों को मेंटेन करके दैट इज एजिंग। ठीक है, मतलब सेकेंडरी चीज हो गई एजिंग, तो मेन तो लाइफस्टाइल ही है। हाँ, मेन लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में दोनों चीजें आती हैं, फिर फिजिकल एक्टिविटी भी और आपकी डाइट भी। जी। और इसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। आपको आज की डेट में जो स्ट्रेस है इसका लेवल, और इससे 5 साल पहले का जो स्ट्रेस था और 10 साल बाद का जो स्ट्रेस होगा, आप उनका लेवल कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आ रही हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से स्ट्रेस इंक्रीज होता है, और वो स्ट्रेस डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स को कॉज करता है। हमें मतलब ऐसे लगता भी नहीं है कि वो स्ट्रेस इवन की स्केलेटल सिस्टम पे भी इफेक्ट डाल सकता है, जो डिसऑर्डर स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर सेल का, डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। जब सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो रही है तो वो सेल अगर मान लो ग्लैंड की हैं तो हार्मोन का रिलीज कम हो गया, वो सेल्स किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं तो उसका प्रोडक्शन कम हो गया। तो ऐसे स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है, उस स्ट्रेस की वजह से ही बहुत सारी मतलब बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटीज स्टार्ट होती हैं, और वो एबनॉर्मेलिटीज इवन की स्केलेटल सिस्टम पे भी इफेक्ट डालती हैं। तो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी हम योगा यूज करते हैं। जी। और चाहे फिजिकल एक्टिविटी मतलब अगर हम मेंटेन नहीं रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ डाइट मेंटेन कर रहे हैं और स्ट्रेस भी मैनेज कर रहे हैं, तो भी बहुत हद तक एजिंग के साथ भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। हैं जी, क्या कर रहे हो? सेल बनता नहीं है, सेल का डिवीजन होता है। एक सेल से दो बनेंगे, दो से चार, ये कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन चलता रहता है बॉडी में। और सेल डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए बॉडी में डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सेल डिवीजन भी रेगुलेशन चाहिए अपने को। नॉर्मली आपने कैंसर सबने सुना होगा नाम। कैंसर क्या है? जब सेल डिवीजन के ऊपर बॉडी के अंदर जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाता है, और
इरेगुलेटेड ग्रोथ चलती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ऐसे लाखों, 1 लाख से 2 लाख, 4 लाख ऐसे सेल्स बनते चले गए, उसको कैंसर बोलते हैं। और कैंसर इसके अलावा कोई और मतलब कोई खास डिजीज नहीं है, उस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का गायब होना ही कैंसर है। तो सेल बॉडी के अंदर डिवीजन चलता रहता है, बट दैट डिवीजन इज ऑलवेज कंट्रोल्ड, कि कितना डिवीजन होना है, 1 से 2 कितने टाइम में बनेंगे, 2 से 4 कितने टाइम में बनेंगे। तो एक सेल साइकिल है पूरा, उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो रेगुलेटेड रहती हैं। अब ये सेल डिवीजन, रेगुलेटेड सेल डिवीजन अगर चलता रहे तो बॉडी की ग्रोथ या बॉडी के डिफरेंट सिस्टम प्रॉपरली काम करते हैं। अगर ये सेल डिवीजन कम होता है तो भी प्रॉब्लम है, होम्योस्टेसिस में प्रॉब्लम आ गई। अगर सेल डिवीजन ज़्यादा है तो अनदर टाइप की डिजीज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सेल एक लिविंग थिंग है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारी लाइफ की, बॉडी की। तो वही सबसे छोटी यूनिट है लिविंग, उसका जब लिविंग थिंग है तो उसका आगे प्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन चलता रहेगा, डिफरेंट टाइप का डिवीजन। वो फिर साइंस में आ जाते हैं कि सेक्सुअल डिवीजन या ए सेक्सुअल डिवीजन, वो एक अलग चीज़ है। फाइन। ठीक है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, ये कैसे डेवलपमेंट होता है। हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे ये उसका दे रखा है नोज की हड्डियों के पे, कैसे उसकी शेप बड़ी लचीली सी होती है, धीरे धीरे उसके अंदर ये फॉर्मेशन होता है और वो टाइट होता है, ऐसे मतलब एज के साथ उसका ये एक डेवलपमेंटल स्टेज। डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स हैं, फ्रैक्चर्स पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें शो कर रखी हैं। हम एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये डिफरेंट जो भी बोन्स हैं, जॉइंट्स पे पहुंचता हूँ मैं सीधा सीधा। हाँ, ये 3 टाइप के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। उसमें जो 2 टाइप के दिखाए थे ना, उसमें ये वाला जॉइंट नहीं बता रखा था। ये 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। ये जॉइंट है हमारे स्कल में, अभी आया तो था ना स्कल, यहाँ पे ये जो खोपड़ी के बीच में, ये फाइब्रस जॉइंट मतलब बिल्कुल टाइट जॉइंट हैं, और इनके ऊपर मतलब इनके थ्रू कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। फाइब्रस जॉइंट्स आर कनेक्ट बोन्स विदाउट अलाइंग एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होता। जो हमारी खोपड़ी के अंदर जो भी डिफरेंट बोन्स हैं उनके बीच में जो जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट आर जॉइंट्स इन विच द बोन्स आर अटैच्ड बाय कार्टिलेज। These joints allow for only a little movement। ये स्पाइन के और रिब्स के ये इसके अंदर हैं, ये बिल्कुल इमूवेबल हैं, ये स्लाइटली मूवेबल हैं और ये फ्रीली मूवेबल हैं अगर मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो। फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। अब साइनोवियल जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल हैं तो ये उन हड्डियों के बीच में बार बार मूवमेंट के फ्रिक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हड्डियों का ग्रीस जो जोड़ों में होता है। अब ये साइनोवियल फ्लूइड डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज योगा से हम इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटी कम रहे या योगा या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो तो वो जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी आ जाता है, ये मतलब सबको ही पता है लगभग लगभग। अब वो जोड़ों का दर्द क्यों जल्दी आ जाता है, क्योंकि वहां पे ये फ्लूइड कम हो जाता है। तो इनको मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम ऐसे बोलते हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। ये इमूवेबल, ये स्लाइटली मूवेबल, ये फ्रीली मूवेबल। ये डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं, इनको मेरे ख्याल नाम आपके सिलेबस में होंगे भी नहीं और देखने की जरूरत नहीं है। हम जाते हैं सीधे सीधे डिजीजेस। अर्थराइटिस, मेरे ख्याल नाम नाम ही बहुत हैं शायद। उसके ये लिंक आपको शेयर कर दूंगा, अगर जिसको देखने की मतलब क्यूरियोसिटी हो तो यहाँ से देख लीजिएगा। अर्थराइटिस
बर्साइटिस, ये जो आइटिस लगा होता है ना किसी के पीछे, इस आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। ये है बर्सा, इसके अंदर मतलब एक फ्लूइड होता है, और इसका आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इसके अंदर का इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से लोकलाइज्ड पेन और स्वेलिंग, ये इनके डायग्राम शो कर रखे हैं। जैसे हम बोल देते हैं ना कि हड्डी बढ़ गई पाँव की। टेंडोनाइटिस मतलब टेंडन्स का इन्फ्लामेशन। कार्पल टनल सिंड्रोम, ये इनके बारे में यहाँ दो दो लाइनें लिखी हैं, इनसे भी देख के आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस से जो हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, सबसे मेन फैक्टर। स्कोलियोसिस, इसमें ये पोस्चर ही चेंज हो जाता है, जो बैकबोन का पोस्चर है। जैसे ये पोस्चर सही है, इसके ये बैक स्पाइनल कॉर्ड ऐसे हो गई। गर्ल्स में ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज। हाइपोसिस, एक हम टाइप का डेवलप हो जाता है, ये देखा भी होगा बहुत लोगों ने। ये इसकी शेप दिखा रखी है कि नॉर्मल शेप कैसे चेंज हो जाता है। लॉर्डोसिस, ये जितने भी नाम हैं रिकेट, ये नाम नाम देख लीजिएगा आप, और उसके बाद थोड़ा सा बस ये समझ में आ जाए कि रिकेट जैसे ये यहाँ पे ये लिम्ब अंदर की तरफ चला गया, यूं अकेला। काउट, ये ज्वाइंट्स के बीच में। एक्रोमेगेली, जैसे ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड होता है, एक्रोमेगेली और ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ तो हाइट कम कम रह जाती है, जिसको हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं, छोटा रह जाता है बोना। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया तो एक्सेसिव ग्रोथ, वो एक्रोमेगेली। जैसे लंबे लंबे हो गए फिंगर्स, मतलब पूरी बॉडी ही ऐसे हो जाती है। स्पाइना फिबिडा, ऐसे इसमें जो जो भी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो देख लीजिएगा आप। एक एक का मतलब नाम देख लें, और थोड़ा सा बस ये देख लें कि उसके अंदर होता क्या है। अब ये एक आसन है आपके योगा का। अब कहाँ इसका रोल आता है, अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज ऐसे करते हैं, जॉगिंग, एरोबिक्स, स्पोर्ट्स, ये डिफरेंट टाइप की जॉइंट्स में एक इंजरी के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स बनते हैं। उस इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम योगा की तरफ जाते हैं, और उससे जो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, इन्फ्लामेशन या डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स, उनके लेवल को मैनेज करके अपना, ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप आराम से इसमें देख लीजिएगा कि कैसे yoga is complete workout, and because all of the poses can be updated and modified, there is no limitation। आप डिफरेंट डिफरेंट पोजेज बना के, इसके अलावा एक चीज और आपको दिखाता हूँ। इतनी देर तक भी ज्वाइन कर रहे हैं भाई। ये ये डिफरेंट वज्रासन पोज
कैसे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इफेक्ट डालता है और उसके उसकी वजह से क्या इफेक्ट आते हैं। ये डिफरेंट, देखो ये सारे स्केलेटल सिस्टम के स्ट्रेचिंग है। ये मसल्स वाला तो चलो हम नेक्स्ट में करेंगे। तो इस तरह आप नेट से निकाल लीजिएगा जो डिफरेंट ये पोजेज हैं और वो कैसे डिफरेंट। ये सब स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स हैं। ये वर्ड यूज हुए थे ना हमारे, काइफोसिस, लॉर्डोसिस। ठीक है, ये दोनों तीनों लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। अगर किसी को अब कुछ डाउट है, पूछना है, बताना है, सजेशन, एनीथिंग, यू आर वेलकम। एनीवन? हाँ जी, विकास नो सैनी। प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। वेरी गुड, समझ में भी आया बेटा? यस सर। यस यस सर, ये स्लाइड सर ग्रुप में डाल दो। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे भाई। ओके, थैंक यू सर। हाँ, चलो ठीक है फिर। ओके सर, हेलो सर। थैंक यू ठीक सर। है जी। ज्योति, आवाज नहीं आ रही बच्चे। हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी हमारे प्रैक्टिकल की क्लास कब से लगेंगी सर? किस चीज की? प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल। भाई ये तो मुझे आइडिया नहीं है, वो तो वहाँ एचओडी से पूछ के बता पाऊंगा। ओके सर। सर हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कितना टारगेट करना होगा ये वाले सब्जेक्ट में? आप उसको भी अगर थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्या प्रीवियस का क्या? प्रीवियस पेपर जो हैं इस सब्जेक्ट के, हाँ, उनके क्वेश्चन टाइप अगर डिस्क्राइब करके फिर सिलेबस कवर करवाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके भाई, ये देखो मेरे लिए, मैं ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे डिपार्टमेंट में तो चलो एक अलग टाइप से हम इसको कवर करते हैं, वहाँ साइंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट मतलब डेप्थ में जाते हैं। और ये योगा के साथ अटैच करके ये मेरा फर्स्ट टाइम है आपके डिपार्टमेंट में, तो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स का आइडिया नहीं है। बाकी मैं आपके एचओडी से बात करके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एक बार देख लूँगा और उसके अकॉर्डिंग भी कवर करवा लेंगे। पर्टिकुलर यूनिट्स से में क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आए होंगे ये उनसे ले लूँगा मैं, उसके अकॉर्डिंग ठीक भी है कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ये गुड सजेशन है, मैं ट्राई करूँगा इसका। जी, थैंक यू।